हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली लेके आते हैं करंट अफेयर्स जो यूपीएससी साथ ही साथ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज 19 मई है और आज कौन कौन से करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे और इनके स्रोत क्या क्या है इनके बारे में देखिए। इससे पहले आप जान लीजिए कि ये जो अ, घटना सूत्र की पहल है, इसके पीडीएफ आप बेसिकली घर घटना सूत्र का जो टेलीग्राम चैनल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अलग-अलग आपको पीडीएफ मिलेगी करंट अफेयर्स की। साथ ही आपको इसके अतिरिक्त वहाँ पर 5 एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे इस पीडीएफ में और 2 मुख्य परीक्षा संबंधी उत्तर लेखन अभ्यास के प्रश्न भी मिलेंगे। तो आज बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से न्यूज़ आर्टिकल आज चर्चा में रहे हैं। पहला देखिए, जो हम प्रारंभिक परीक्षा संबंधी जो आर्टिकल चर्चा में उनके बारे में देखें, उनमें देखेंगे तो जेनेवा में डब्ल्यूएचओ की बैठक हुई है। तो इस बैठक का क्या सारांश है, साथ ही डब्ल्यूएचओ की क्या पहल है, डब्ल्यूएचओ बॉडी कैसी है, क्या-क्या कार्य करती है, इस सब के बारे में थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज देखेंगे। साथ दूसरा आर्टिकल है, जो मलेशिया में एक बैठक हुई है, 17वीं लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी, पीआईबी में आर्टिकल आया था, इसमें थोड़ा-सा देखेंगे। फिर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। इस संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान इसके बारे में देखेंगे। अन्य जो विवाद रहे हैं उसको समझेंगे। द हिंदू में आर्टिकल था। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था समावेशन की परंपरा जगन्नाथ मंदिर संबंधित ये आर्टिकल है, उसके बारे में देखेंगे। अगला आर्टिकल 5वां जो बात करता है स्वेज नहर ने मालवाहक जहाजों को 15% की छूट दी है। तो ये क्यों हुआ है? हाउती रिवर्स कैसे इन्वॉल्व है इसमें? इसके बारे में देखेंगे और कौन है, कहाँ से आते हैं और स्वेज नहर संबंधी क्यों ये चर्चा में रही है। जनरेटिव एआई के साथ जो कॉपीराइट है उसकी टकराहट के बारे में देखेंगे, अर्थात जनरेटिव एआई की मदद से बहुत सारी चीजें ऐसी अभी जनरेट की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं कॉपीराइट एक्ट से टकराव की संभावना उनकी दिखाई देती है। जैसे गिबली के बारे में ही आपने देखा होगा, जहाँ पर जो एक कहीं न कहीं एक आर्ट फॉर्म है जापान का, लेकिन यहाँ पर एआई से जनरेट किया गया। अब मामला ये है कि जो न्यायालय हैं, दुनिया के बड़े न्यायालयों ने ऐसा निर्णय दिया, चाहे यूके या यूएस में, कि कॉपीराइट एक्ट नहीं लगाया जा सकता एआई पर, तो उस संबंधी विवाद को देखेंगे। साथ ही ये कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ जिस तरह संबंध थोड़ा सा तनाव हुए हैं, तो भारत का जो रुझान है नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी में, उसमें बांग्लादेश की तरफ से ना होकर अगर आप देखेंगे इसकी तरफ से हो रहा है, यहाँ पर म्यांमार की तरफ से हो रहा है। म्यांमार की लोकेशन आपको पता है, यहाँ से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। पहले यहाँ से कनेक्टिविटी बनाए जाने का प्रावधान चल रहा था। फिर मुख्य परीक्षा संबंधी आर्टिकल है, जाति जनगणना को उसको देखेंगे। न्यायालय की दुविधा क्या है ये समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल की और चर्चा करते हैं क्या क्या चीजें न्यूज में रही। पहला आर्टिकल बात करेंगे हम यहाँ पर जिनेवा में डब्ल्यूएचओ की बैठक हुई। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ की वार्षिक बैठक होती है और जो बैठक है जो 20 मई को हुई है, उसके संबंध में आर्टिकल है कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका की वित्तीय सहायता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, डब्ल्यूएचओ में क्या हर एक देश अपनी अपनी तरफ से क्या है सहायता प्रदान करते हैं विश्व में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को बनाए रखा जा सके, स्वास्थ्य संबंधी पहल को बेहतर किया जा सके उस संबंध में। तो यहाँ पर अमेरिका अब तक में क्या था कि सबसे बड़ा योगदान करता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी सरकार में आई थी पिछली बार, तभी उन्होंने डब्ल्यूएचओ से बाहर आने का फैसला ले लिया था। लेकिन बाद में जब सरकार बदली तो उन्होंने फिर से इसमें प्रवेश किया। अभी जो आर्टिकल है कहना चाह रहा है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो चीन यहाँ पर डब्ल्यूएचओ में सबसे बड़ा इन्वेस्ट बेसिकली अगर आप देखें डोनेशन देने वाला कंट्री बन जाएगा और चीन कहीं कहीं डोमेन्स यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो इस संबंध में थोड़ा सा आर्टिकल यहाँ पर चिंता प्रकट कर रहा है। अगर हम बात करें जिनेवा बैठक की, तो जिनेवा कहाँ पे है तो आपको पता होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और यहाँ पे अभी इसकी बैठक चल रही है। अगर हम बात करें कि यह डब्ल्यूएचओ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है, जो नीतियां तय करती है, बजट को अंतिम रूप देती है, प्रमुख एजेंडों से वैक्सीन में समानता, महामारी की तैयारी, ये सब बातें यहाँ पर चर्चा हो रही हैं। अब अमेरिका और डब्ल्यूएचओ संबंध में क्या विवाद है कि अमेरिका जो पारंपरिक रूप से देखें डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा योगदान करता था, वर्तमान में जो नई सरकार है बस्टी बातचीत के कारण फंडिंग में अनिश्चितता का सामना यहाँ पर कर रहा है। और ट्रम्प प्रशासन भी बेसिकली 2020 से ही अलगाव की बात कर रहा हो, तो मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें यहाँ पर 2024-25 के लिए 600 2025 के लिए अगर आप देखें 693 मिलियन डॉलर की सहायता पर कांग्रेस, जो अमेरिका की कांग्रेस है या बेसिकली संसद जो से बात करें, तो वहां पर सहायता पर कांग्रेस में जारी बहस के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली के बारे में, डब्ल्यूएचओ संस्था के बारे में, तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं। हम बात करें आगे
तो यहाँ पर देखें जो डब्ल्यूएचओ की कार्य प्रणाली उसमें कुछ अंग यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। जैसे आपने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसमें अगर आप देखें जो डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्य 194 सदस्य वर्तमान में हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं, इसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। और इसकी हर वर्ष बैठक मई में होती है। उसके संबंध में ये बैठक जो है आयोजित की गई है। उसके बाद यहाँ पर होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका निकाय। इसमें क्या है, 34 तकनीकी सदस्य होते हैं जो डब्ल्यूएचओ के जो निर्णय है उसको लागू करने में मदद करते हैं। सपोज करिए जो यहाँ पे जो बॉडी है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसने कोई निर्णय लिया, उसको लागू करने के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो 34 सदस्य होते हैं ये करते हैं। साथ ही डब्ल्यूएचओ का एक सेक्रेटरीट भी होता है, सचिवालय भी होता है। तो बेसिकली 3 स्तर पर यहाँ पर क्या डब्ल्यूएचओ की संरचना दिखाई देती है। कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ का वर्किंग मैकेनिज्म है, पॉलिसी मेकिंग है, अर्थात पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी रणनीति बनाना। फिर विश्व में जो देश हैं, खासतौर पर विकासशील देशों में स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना, चाहे स्वास्थ्य में सुधार हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, स्वास्थ्य में संरचना हो, इस संबंध में। साथ ही एक और क्या कार्य क्या है डब्ल्यूएचओ का, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आईएचआर, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम। आईएचआर के तहत देश संक्रामक रोगों की जानकारी समय समय पर डब्ल्यूएचओ को देते हैं ताकि वैश्विक सहयोग बना रहे। तो डब्ल्यूएचओ यहाँ पर भी ये कार्य करता है। और इस संबंध में चीन का विवाद था कि चीन ने कोविड की जानकारी नहीं दी थी। इस संबंध में ऐसा मामला आया था कि चीन का दबदबा है डब्ल्यूएचओ में, इसलिए ऐसा हुआ है। कोविड 19 है, इसकी बातें बाहर नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पर थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो वित्त पोषण है इससे संबंध में देखें तो असेंबली कंट्री पर सदस्य देशों द्वारा तय हिस्सा लगभग 20% के आसपास होता है। साथ ही जो वॉलंटरी जो सदस्य होते हैं वह भी देते हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देते हैं, एनजीओज भी देते हैं। तो अलग अलग स्रोतों से क्या है फंड यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इसके बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं डब्ल्यूएचओ के, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में नई दिल्ली में है, अफ्रीका के ब्राजील या कांगो में है, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। तो अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय भी डब्ल्यूएचओ के दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर बात होती है। अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल के बारे में। 17वीं लंका में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी हुई। अब ऐसा क्यों कि अभी क्या हुआ है कि रक्षा मंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत के रक्षा मंत्री ने इसमें भागीदारी की। और रक्षा मंत्री जो राज्य रक्षा मंत्री बेसिक रक्षा मंत्री नहीं, राज्य रक्षा मंत्री जो संजय सेठ हैं, उन्होंने 20 से 24 मई की जो बैठक है मलेशिया के लंका में, उस बैठक में अगर आप देखें यहाँ पर एरोस्पेस में जो प्रदर्शनी हो रही है, उसमें उसमें भारत का नेतृत्व करेंगे या भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व करेंगे। लीमा के बारे में बात करें तो ये लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस एक्जीबिशन है, जिसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 1991 से हुई थी। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी में से एक है। अगर हम बात करें एशिया प्रशांत की तो आपको यहाँ पे पता होगा, अगर मैं आपको नहीं पता होती है मैं आपको अगर ये भारत का नक्शा है, अगर आप देखेंगे चाइना, और यहाँ पर आपको पता है कि ये यूएस वाला पार्ट है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस जो पूरी लोकेशन को एशिया पैसिफिक रीजन बोला जाता है। और मलेशिया का लोकेशन आपको पता है यहाँ पर है। और इस मलेशिया लोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, लीमा की बैठक हो रही है खास तौर पे। भारत की यहाँ पे भागीदारी की प्रमुख बात है कि रक्षा मंत्री संजय श्री सेठ यहाँ पे भागीदार कर रहे हैं। भाग लेने वाले बहुत सारे उपक्रम हैं भारत के, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, बीईएमएल है। तो बहुत सारे हाल हैं जो सरकारी बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो यहाँ पर भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जो निजी रक्षा कंपनियां हैं भारतीय रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करें, तो उस संबंध में ये आर्टिकल था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हो रहा है, ये बस थोड़ा सा ये जानना यहाँ पर जरूरी है। अगला आर्टिकल बात करेगा राष्ट्रपति संदर्भ के बारे में कि आखिर क्या मामला है। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग किया है। अब ऐसा क्यों किया है कि एक मामला आया था आर एन रवि आर एन रवि निर्णय से उत्पन्न कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये सारी बातें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 143 के बारे में बात करें, सबसे पहले अनुच्छेद 143 के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून पर या तो कोई ऐसा मामला हो जो आजादी से पहले का, उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। राय मांग सकता है कौन, राष्ट्रपति। राय मांगे किससे, एससी से। राष्ट्रपति राय मांगे किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये 143 कहता है। अब ये राय के बारे में अगर हम बात करें तो ये राय कैसी होगी, परामर्शकारी होगी, अर्थात बाध्यकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति चाहे तो इस राय को मान भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी माने, कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं है। अब इस प्रक्रिया को बेसिकली देखें, कनाडा में भी व्याप्त है, ऑस्ट्रेलिया में व्याप्त है, भारत में भी इसको लिया गया। भारत में अगर हम बात करें तो इसको जो भारतीय सरकार ने 1935 का एक्ट था, वहां से इसे यहाँ पर सम्मिलित किया गया है।
अगर हम बात करें इससे पहले क्या ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर राष्ट्रपति ने निर्णय मांगा है, तो आपने बेरूवाड़ी का नाम सुना होगा। बेरूवाड़ी मामला जब भारत को जमीन देने का मामला था, बांग्लादेश को, क्योंकि बहुत सारे किसानों की जमीन यहाँ रह गई थी। बंटवारे के बाद थोड़ा समस्याएं देखने को मिली थी। किसान घर वहाँ है, जमीन भारत में है। तो यहाँ पे बात हुई थी कि ये जो, अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली लोकेशन आप और दिखा, ये लोकेशन है बांग्लादेश है, कुछ जमीन इधर उधर करना था। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन इस संबंध में हुआ था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह मांगी थी, बेसिक राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे केशवानंद भारती मामले के बाद, आप देखेंगे केशवानंद मामले 1973 में यहाँ पर सलाह मांगी। फिर अयोध्यावाद में भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी थी 1993 में। फिर न्यायाधीश को जो हस्तांतरण बेसिकली कॉलेजियम प्रणाली के बारे में भी यहाँ पर सलाह ली गई थी, है ना? फिर चुनाव सुधार मामले में कई बार यहाँ पर सलाह ली गई। तो बेसिकली कई बार यहाँ पे राष्ट्रपति से सलाह ली गई है, कोई नया यहाँ पे मामला नहीं है। तो ये तो बेसिकली हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब तक में लगभग 15 बार के आसपास सलाह मांगी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, कि जो राष्ट्रपति है उसकी कौन-कौन सी यहाँ पे शक्तियाँ हैं, है ना? उस संबंध में थोड़ा-सा देखते हैं, थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं, रिवीजन हल्का-सा हो जाएगा। तो आप देखिए अनुच्छेद 52 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 52 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ठीक है? राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ठीक है? अनुच्छेद 52 प्रावधान करता है, ठीक है? भारत में एक राष्ट्रपति, फिर अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात करता है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, जैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, ये सारी जो शक्तियां हैं, अधिकारियों की नियुक्ति कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत है। तो इसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 53 में करता है। फिर 54 में राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचक मंडल के बारे में बात होती है कि कौन कौन से निर्वाचक मंडल होंगे, एमपी होंगे, राज्य के एमएलए होंगे। तो यहाँ पे बात होती है। फिर चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखा अनुच्छेद 55। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें अनुच्छेद 61 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। साथ ही 143 के बारे में तो आपने देख लिया। 123 आर्टिकल देख लीजिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का उल्लेख किया है, यहाँ पर सलाहकारी शक्ति के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अगले आर्टिकल तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर का क्या का विरोध किया है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। गिव मी अ सेकंड। अब देखिए, आपको पता है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, कहाँ उड़ीसा में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभी के मामला क्या हुआ कि 12वीं शताब्दी में अगर आप देखें, पूर्वी भारत में जो आदिवासी हुआ करते थे, बौद्ध, शैव, वैष्णव, अगर ये सभी बेसिकली अगर आप देखें वहाँ पे लोकल देवताओं की पूजा करते थे। बाद में अगर आप देखें तो कृष्ण भगवान के रूप में उनको पूजा जाने लगा, जगन्नाथ मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई। और ये इनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, इसमें ये भगवान को शून्य निराकार रूप में मानते हैं और सार्वभौमिक ईश्वर के रूप में इनको दिखाते हैं। ये तो बात हो गई। अब सभी जाति, जितने धर्म हैं, जितने क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर, सभी ट्राइबल हों चाहे सामान्य हो, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। और रथ यात्रा भी हर साल वहाँ पे आयोजित की जाती है। विवाद अभी क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में मंदिर निर्माण हो रहा है, उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है। विवाद ये कि उड़ीसा के नेताओं ने इसे सांस्कृतिक चोरी बताया कि जो पश्चिम बंगाल में जो मंदिर का निर्माण है, वो कहीं न कहीं उड़ीसा की संस्कृति की चोरी है और यहाँ पे मनाया जा रहा है, वो अपने यहाँ पे उसको श्रेय देना चाहते हैं, अपने यहाँ पे सेंटर इसका बनाना चाहते हैं, बेसिकली ये है। लेकिन इतिहासकारों की राय देखें तो यह परंपरा केवल उड़ीसा तक सीमित नहीं है। भारत भर में पहले, क्योंकि राज्यों का जो बँटवारा हुआ है, वो 1947 के बाद हुआ है। अब जो संस्कृतियाँ थी, तो वो तो पहले ऐसा नहीं था कि उड़ीसा की संस्कृति पश्चिम बंगाल में नहीं थी, पश्चिम बंगाल की उड़ीसा नहीं, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सारी संस्कृतियाँ मनाई जाती थी। तो वहाँ पर जो इतिहासकार है इस संबंध में राय देते हैं कि भारत भर में ये संस्कृति फैली है यहाँ पर। तो ये सब बेसिकली आर्टिकल था, कुछ इंपॉर्टेंट खास यहाँ पे नहीं था, बस इतना ही थोड़ा-सा यहाँ पे आपको याद रखना था कि बेसिकली मंदिर कहाँ है, मंदिर निर्माण शैली क्या है। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें मंदिर जो अवसंरचना है उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। अब अगले आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पे सुएज नहर ने मालवाहक जहाज़ों को 15% छूट दी है, क्या मामला है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और हूती विद्रोही के बीच अस्थायी संघर्ष विराम हो गया। अब देखिए, हouthi रिवर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा आप जानिए, तो आपको ये लोकेशन के बारे में थोड़ा-सा मैं बता, एक ये लोकेशन आपने देखा होगा, ये लोकेशन मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा। ये अफ्रीका है और यहाँ पर सुएज नहर है, आपको पता है ना? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कंट्री यमन, इस यमन में एक रेबल ग्रुप रहता है, हouthi रिबल्स,
उसने क्या किया कि जब इज़राइल ने लगातार हमला करना शुरू किया गाज़ा के ऊपर, तो इसने क्या किया यहाँ पे जो स्वेज़ नहर में से जो यूरोप की तरफ जाते हैं जहाज मालवाहक जहाज़, उस पे उसने क्या किया अटैक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे मिसाइल लॉन्च कर दिए, जिससे बहुत सारे जहाज़ों को नुकसान भी हुआ। तो जो ये प्रीमियम है, अगर आप देखें इसका बढ़ गया। प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई जहाज़ यहाँ से जाता है, यूरोप जाता है, कहीं जाता है, तो उसका एक प्रीमियम करवाना होता है, बीमा करवाना होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम करवाना होता है कि कुछ भी रास्ते में नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। लेकिन जब यहाँ पे डायरेक्ट हाउती रिबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होके यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो उसका प्रीमियम बहुत महँगा होगा, यहाँ से व्यापार अवरुद्ध हो गया। और तो यहाँ पे समस्या आने लगी। अब अभी क्या हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हाउती रिबल्स में अगर आप देखें संघर्ष विराम हो गया है। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि इसको इस रूट को फिर से ओपन किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सुएज कैनल अथॉरिटी उसने 15% का डिस्काउंट यहाँ पे जारी किया। ठीक है, जो भी यहाँ से ट्रैवल करेंगे, उनको जो यहाँ पे टोल लगता है, जो भी सारी चीज़ लगती है रास्ते में, उसका 15% यहाँ पे छूट मिलेगी। ये बेसिकली आर्टिकल बात करता है और इसमें कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं थी जो प्रीलिम्स में हम देखें, तो इस संबंध में हमने थोड़ा-सा देख लिया। अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा-सा ये कि ये जो है सुएज कैनल के बारे में जो सुएज कैनल है, तो आप देखेंगे ये बेसिकली 12% के आसपास जो विश्व का व्यापार होता है, तो सुएज कैनल के थ्रू होता है। और ये सुएज कैनल जो है किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगर ये आपने ये अफ्रीका का मैप देखा होगा, सपोज करिए ये अफ्रीका का मैप है ना, और ये यहाँ पे यूरोप का मैप है। अगर हम बात करें ये यूरोप का मैप मान लेते हैं, तो ये वाला रीजन क्या है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें ये एशिया है, आपको पता है ये वाला रीजन यहाँ पे एशिया हो जाता है। तो यहाँ पे 1959 के आसपास अगर आप देखेंगे कैनल बनाई गई थी यहाँ पे। ये लाल सागर था, यहाँ पे लाल सागर है। ये वाला रीजन लाल सागर आती है, ये वाला रीजन भूमध्य सागर होता है। इसको जो जोड़ती है कौन-सी सुएज़ नहर। ठीक है? ये तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा था। अगर हम बात करें अब क्या है कि अब थोड़ा-सा यहाँ पे प्रीमियम कम हो गया, ये सारी बातें हैं कि अब इसको थोड़ा-सा बहाल करने की बात हो रही है। अब हाउती रिबल्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली शिया मुस्लिम समूह है जो यमन के उत्तरी क्षेत्र में सादा प्रांत में रहते हैं। और ये असरुल्लाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके बेसिकली जो विचारधारा है शिया इस्लाम का जैदी संप्रदाय पर और ईरान द्वारा समर्थित इनको माना जाता है। बेसिकली अगर आप देखें तो ईरान का ये कहें कि ईरान द्वारा वित्त पोषित एक ग्रुप है, जो बेसिकली जब ईरान चाहता है तब उसके दुश्मनों पर ये अटैक आसानी से कर सकता है। तो आपको पता है कि इज़राइल और जो हमास का विवाद चल रहा है, उस संबंध में जो इज़राइल है, वो गाज़ा के ऊपर भी अटैक कर रहा है और जो फ़िलिस्तीन के बेसिकली रीजन में आता है और फ़िलिस्तीन को ईरान सपोर्ट करता है। ईरान सपोर्ट करता है तो ईरान ने ज हाउती रिबल्स की मदद से अगर आप देखें इज़राइल के बहुत सारे ठिकानों पर हमला भी करवाया है और ये बाद में यहाँ पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा-सा देखने को मिला था। ये तो सारी आपने बातें यहाँ पर और इसी को बेसिकली रेड सी संकट यहाँ पर बोला जा रहा था कुछ समय पहले ये काफ़ी न्यूज़ में था। अगर हम आगे बात करते हैं और नज़र डालते हैं अगला आर्टिकल क्या है किसके बारे में बात करते हैं जनरेटिव एआई के साथ कॉपीराइट एक्ट की। देखिए जनरेटिव के साथ कॉपीराइट के बारे में मामला ये है कि जो अभी कॉपीराइट एआई की मदद से आप किसी भी चीज़ को जनरेट कर ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर किसी न किसी का कॉपीराइट है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा गिबली आर्ट के बारे में। गिबली आर्ट अभी आपने देखा होगा बहुत सारा चर्चा में रहा कि गिबली आर्ट लोगों ने बनाया, चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, लोगों ने मेंबरशिप ले ली प्रीमियम की गिबली आर्ट बनाने के लिए। तो बहुत इंस्टाग्राम में वायरल भी रहा सोशल मीडिया में। मामला क्या है? मामला ये कह रहा है कि बेसिकली अगर आप देखें जैसे गिबली एक बेसिकली आर्ट है जापानी एनिमेशन स्टूडियो का। अब ये जो आर्ट स्टाइल है इसे गिबली आर्ट बोला जाता है। ये हाथ से बनी पेंटिंग जैसे एनिमेशन टाइप का ये बताता है। लेकिन भावनात्मक गहराई को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर जब चैट जीपीटी जनरेट किया जाने लगा तो उनके जो हेड हैं या उनके जो इस संस्थापक हैं, उन्होंने इस संबंध में यहाँ पर प्रश्न उठाया कि आखिर जो आर्ट है उसकी मदद से खत्म होगा। तो बहुत सारे भी अभी ये कॉपीराइट का मामला है कि बहुत सारी बुक्स अगर आप देखें, बहुत सारी समरी, बहुत सारी चीज़ों पर अगर आप देखें कॉपीराइट के तहत कॉपीराइट के तहत प्रावधान होते हैं। कॉपीराइट बेसिकली अगर आप देखें, जैसे भारत में आप देखें 1957 का एक्ट था। उसमें ये बात करता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी संरचना का निर्माण को कोई संरचना करता है, किसी चीज़ की रचना करता है, तो उसका उस पर अधिकार होना चाहिए कुछ वर्षों तक। लेकिन चैट जीपीटी पर भी क्या है कि जो विश्व के बड़े न्यायालय उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी पर कुछ कॉपीराइट कानून नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर क्या चर्चा मामले में चीज़ें यहाँ पर चर्चा में रही हैं। अगर हम कॉपीराइट के बारे में देखें तो इसे बेसिकली 60 वर्ष तक के लिए यहाँ पे प्रावधान होता है कि 60 वर्ष अगर आप देखें रचनाकार के जीवन पे 60 वर्ष यहाँ पर उसका अधिकार रहता है। इसके अतिरिक्त अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तो बर्न कन्वेंशन हुआ था 1886 में जो कॉपीराइट संबंधित है। फिर उसके बाद आप देखेंगे वीपो का द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो यहाँ पे संगठन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो कॉपीराइट संबंधी सुरक्षा का प्रावधान करता है। फिर ट्राइब्स के बारे में भी देखेंगे डब्ल्यूएचओ में ट्राइब्स का प्रावधान हुआ था। ना जब 1995 में गेट के बाद डब्ल्यूटीओ बना तो उसमें सर्विस के साथ-साथ कॉपीराइट्स वाली चीज़ें भी यहाँ पे शामिल की गई थी। तो इस संबंध में अगर देखिए विश्व में प्रावधान, ये तो बेसिकली बात यहाँ पे हो गई।
भारत और विश्व में देखें तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओपन एआई के खिलाफ एक मामला चल रहा है अभी हाल में भी। उस पर भी कॉपीराइट युक्त सामग्री का अनाधिकृत उपयोग करने का आरोप उसमें लगा है। अमेरिका में देखें तो ऑथर गिल्ड जैसे बड़े प्रकाशकों ने कॉपीराइट सामग्री की स्क्रैपिंग पर मुकदमे दर्ज किए। तो बेसिकली पूरे विश्व में अगर आप देखें तो एआई में कॉपीराइट एक्ट के जो मामले यहाँ पर चलने को देखने को मिले, तो आगे कहीं ना कहीं कुछ निर्णय यहाँ पर सामने आ सकते हैं, जो इनके बारे में फिर जो निर्णय आते हैं तो चर्चा की जाएगी। आगे हम देखें तो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट कोलकाता मार्ग म्यांमार के जरिए। अगर हम बात करें, सबसे पहले आप ये पे यहाँ पर नजर डाल, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के मैप पर नजर डालते हैं, तो अगर हम बात करें, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है, आपको पता है कि यहाँ से भारत की जो बॉर्डर है किससे लगी हुई है, म्यांमार से लगी हुई है, म्यांमार से लगी हुई है। और यहाँ पे कौन सा देश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। यहाँ पे चर्चा में रहा है काफी, आप इसे भी जान सकते हैं, सिलीगुड़ी को कॉरिडोर है। अब अगर भारत की जो मुख्य भूमि से अगर आपको यहाँ पर नागालैंड में, है ना, मिज़ोरम में सामान भेजना है, तो यहाँ जो रोड का मामला है या रोड रेलवे है, तो काफ़ी महँगा पड़ता है और रेलवे कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर बात थी कि जो बंगाल से इस रीजन को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। बांग्लादेश से अगर आप देखें, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश होते हुए इस रीजन को जोड़ा जाएगा, बहुत सारी ट्रेन्स भी चलाई जाएँगी। ये तो यहाँ पे बात थी। लेकिन साथ ही साथ भारत ने क्या किया था यहाँ पे, भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया। कलादान मल्टी मॉडल इसलिए बोला जाता है, इसमें रोड भी है, रेलवे भी है, वाटर भी है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से पोर्ट के थ्रू अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे पिन बदल लेते हैं और देखें, ये पश्चिम बंगाल से पोर्ट के थ्रू अगर आप देखें, सितवे पोर्ट है यहाँ पर म्यांमार के, सितवे पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद रोड रेलवे के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाएगा। इससे बेसिकली जो ये मामला, इस रूट में जो खर्चा आता था वो खर्चा भी कम हो जाएगा, साथ ही म्यांमार के साथ हमारे रिश्तों की पुनर्बहाली भी हो जाएगी। तो ये बेसिकली मामला था, इसी को कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोला जाता था। और अभी अगर बांग्लादेश से संबंध थोड़ा से तनाव में आए हैं, तो ये बात करना है कि अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसको हवा हवा दी जाएगी। अब इसमें अगर देखें तो लगभग 539 किलोमीटर सी रूट था, है ना? फिर उसके बाद अगर तवे से पलटे हुए 158 किलोमीटर रिवर रूट भी है, 158 किलोमीटर रिवर रूट भी है। फिर बाद में आप देखें 109 किलोमीटर यहाँ पे सड़क मार्ग भी यहाँ पर दिखाई, जो मिजोरम को यहाँ पर जोड़ेगा। और इससे जो मिजोरम में एक सड़क बनाई गई, इस संबंध में से NH502A नाम दिया गया। कभी कभी यूपीएससी में ऐसा पूछता है, क्रोनोलॉजी वगैरह मिलाने के लिए आता है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और रणनीतिक महत्व ये है कि बांग्लादेश पर जो हमारी निर्भरता है उस पर हम बचेंगे, और जो हाल में राजनीतिक तनाव, उसमें बात कहीं न कहीं अगर आप ऊपर बैठा हुआ दिखाई देगा। ये बेसिकली यहाँ पर बात थी। हालाँकि यहाँ पे चैलेंजेस भी दिखाई देते हैं कि हमारा मिलिट्री रूल है, अराकान योमा जो ये वाला रीजन है, फिर कहीं न कहीं यहाँ पर टेरर अटैक या अन्य गतिविधियाँ होने की संभावना है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर जो मामला था, कलादन मल्टीपॉइंट प्रोटोकॉल फिल्म्स ओरिएंटेड हमने यहाँ पर जी। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में, मुख्य परीक्षा संबंधी आर्टिकल उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ है, जनगणना के थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालो। 1872 पहली जनगणना हुई, मेयो के समय। फिर 1881 के आसपास से नियमित जनगणना रिपन के समय से होने लगी, और जाति जनगणना हुआ करती थी। तो लास्ट जो जाति जनगणना है 1931 में हुई। 1931 के बाद अब देखेंगे जाति जनगणना अलग से नहीं हुई, ना उसके आंकड़े कभी बाहर है। हालांकि SC और ST के जो आंकड़े हैं हर बार क्या किए जाते, पब्लिश किए जाते थे, क्योंकि इस संबंध में रिजर्वेशन का भी जो प्रोविजन था, अगर आप देखें वहां पर आवश्यकता। 2011 में जो सेंसस हुआ, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसे बोला जाता है, SEC, है ना? उसके जो आंकड़े हैं कहीं न कहीं बाहर नहीं आए, और इस संबंध में मांग उठी कि जाति जनगणना की आवश्यकता है, कि जाति के आधार पर अगर अब जो आरक्षण का वर्तमान वितरण कि कितनी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया, नहीं मिल पाया, किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस संबंध में बेसिकली विवाद उठा, और यहाँ पे जाति जनगणना की मांग उठी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जो जनगणना, उसमें जाति जनगणना शामिल करने का निर्णय भी ले लिया। साथ ही सामाजिक न्याय, सार्वजनिक नीति और डेटा आधारित शासन पर बहस को इसने पुनः सक्रिय कर दिया है। यह कदम अगर आप देखें तो पिछड़ी जातियों और जैसे ओबीसी के सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से जो मांग चल रही है, उसका जवाब है। जो लक्षित नीति निर्माण में सुधार करेगा। अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, किसी जो वल्नरेबल सेक्शन है, तो यहाँ पर टारगेटिंग पॉलिसी यहाँ पर बनाई जा सकती है। उस संबंध में यहाँ पर आर्टिकल था, थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गिव मी अ सेकंड। अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉरी, अगर यहाँ पे हम बात करें, तो जो लेखक है हैरिस एस वानखेड़े, उनका तर्क है कि जाति जनगणना करना सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं, जरूरी नहीं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो इससे सामाजिक न्याय।
मिल पाएगा, इस संबंध में बात थी। फिर बाद में आप देखेंगे बिहार राज्य ने जाति जनगणना की, उसके बाद थोड़ा-सा जो केंद्र सरकार पर दबाव थोड़ा-सा और भी बढ़ गया, ये सब बेसिकली बात है। अब हम थोड़ा-सा देखेंगे कि नीड क्या है जाति जनगणना की, मुख्य परीक्षा संबंधी जो बिंदुओं पर आए, तो आवश्यकता पर नज़र डालें कि आखिर आवश्यकता क्या है जाति जनगणना की? फिर आवश्यकता क्या है कि देखिए सटीक आंकड़े की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि इस तरह से अगर देखें सामाजिक कल्याणकारी जो योजनाएँ चल रही हैं, उसमें अभी तक ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लाभ मिल पा रहा है जो ऑलरेडी अगर आप देखें विकसित हैं, जो जिनकी जो आर्थिक स्थिति ऑलरेडी सही है, सामाजिक स्थिति भी सही है। तो जो वल्नरेबल सेक्शन उसको यहाँ पे लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में आप देखें जी रोहिणी कमेटी बनाई है ओबीसी के संदर्भ में, जिसने कहा कि ओबीसी का लाभ सिर्फ देखें 5% जातियों को ही मिल पाया है। फिर एससी-एसटी में भी वही समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक तो सटीक आंकड़ा आएगा, फिर नीतिगत योजना बनाई जा सके, लक्षित योजनाएँ बनाई जा सकेंगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे समावेशी विकास का बढ़ावा मिलेगा किसको? समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी विकास बेसिकली देखिए हर एक सेक्शन को यहाँ पर अगर देखें मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाएगी। साथ ही जो संवैधानिक लक्ष्य हैं हमारे, हैं? चाहे फंडामेंटल राइट की बात करें, डीपीएसपी की प्रस्तावना की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, तो उसको यहाँ पे सुनिश्चित करने की दिशा में यहाँ पर कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली आंकड़े की आवश्यकता यहाँ पर कहती है जाति जनगणना संबंधी। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चुनौतियाँ नहीं, इस संबंध में चुनौतियाँ भी दिखाई देती हैं। उनके बारे में देखें, तो चुनौती सबसे बड़ी है कि राजनीतिकरण यहाँ पे हो सकता है, वोट बैंकिंग की जो पॉलिटिक्स है, जाति आधारित जो वोट माँगनी, ये सब भारत में बहुत पुरानी बात नहीं है, हमेशा से ही चला आ रहा है, ये समस्या देखने को मिल सकती है, सांप्रदायिक विभाजन देखने को मिल सकता है, प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार जो 2011 में जनगणना हुई ना, तो उसमें यह पता चला कि 46 लाख जातियाँ हैं भारत में। इतनी ज़्यादा जनसंख्या में जाती है, तो कैसे इसका आरक्षण वगैरह का लाभ यहाँ पे मिल पाएगा, ये समस्या थोड़ा-सा यहाँ पे देखने को मिली है। अब हम बात करें यहाँ पर आय का रास्ता क्या होना चाहिए, आय की राह अगर हम देखें, तो आय की राह बेसिकली अगर आप देखें तो स्वतंत्र आयोग बनाए जाने की यहाँ पे बात है, जो जाति का डाटा का आकलन करे और जो रिजर्वेशन संबंधी नीतियाँ हैं, साथ ही लक्षित जो कार्यक्रम अब तक अपनाए गए, उनका भी यहाँ पे स्क्रूटनी किए जाने की आवश्यकता है। फिर हम देखें यहाँ पर जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाए जाने की आवश्यकता है, जिससे अगर देखें राजनीतिकरण नहीं हो पाना चाहिए। साथ ही जो आवश्यक डाटा हो वही बाहर निकाला जाए। सामाजिक ऑडिट की यहाँ पे आवश्यकता है। जाति जनगणना एक संबंधित संवेदनशील परंतु आवश्यक कदम हो सकता है। यदि इसे वैज्ञानिक या पारदर्शी नीति निर्माण के उद्देश्य से किया जाए, तो बेसिकली इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। फिर हम देखें यहाँ पर कि जो न्यायालय की जो दुविधा उस संबंध में यहाँ पे हम देखें क्या आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर देखा कि न्यायालय की दुविधा बेसिकली वही बात है, अनुच्छेद 143 संबंधी मामला उसको हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है कि जो अनुच्छेद 43 में क्या मामला कह रहा था, उस अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति उन्होंने क्या किया, सलाह मांगी किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की क्या सलाह है। फिर अनुच्छेद 143 संवैधानिकता के बारे में बात की, चैलेंज के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया मामला बेसिकली हुआ था जब तमिलनाडु में आप जानते हैं कि राज्यपाल ने यहाँ पर बिलों को लंबे समय तक होल्ड कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी राज्यपाल के खिलाफ, फिर वही गाइडलाइन अगर आप देखेंगे लगभग राष्ट्रपति के खिलाफ आई। फिर विवाद उठा, तो बाद में पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो गाइडलाइन जारी की गई है, वो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर रखी हैं। अब मामला ये है कि 143 के तहत राष्ट्रपति ने यहाँ पे सलाह मांगी इस संबंध में, राज्य न्यायालय की क्या सलाह है, तो इस संबंधित आर्टिकल तो हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हालाँकि हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर देख लेते हैं कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में आप देखते हैं 27 अप्रैल के आसपास अटैक हुआ और उसके बाद भारत ने 7 मई के आसपास कार्रवाई की। तो जम्मू कश्मीर में आपने देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन जो सिंदूर यहाँ पे चलाया गया। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे चाहे उरी में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक चलाना, एयर स्ट्राइक पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उस समय भारत ने कई यहाँ पे पहल यहाँ पे शुरू की है। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है इसका मकसद ये कहना चाहता है कि जो भारत के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं या पाकिस्तान की रिटेलिएशन हो रहा है, इससे क्या परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं निकल पा रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखिए आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो लगने वाली संसाधन है उनका अगर दोबारा रक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे जो आर्थिक विकास है उसको पहल को बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा। पाकिस्तान हुआ जो भारत के संबंध में कल भी आर्टिकल आया था, उसमें हमने देखा था जहाँ पे ये बात की गया था कि आर्थिक रूप से इनका जो नुकसान हुआ है इससे कहीं न कहीं अगर देखेंगे जो पाकिस्तान की जीडीपी 1.5% की कमी, भारत में के बारे में भी आंकड़ा आया था जो बात कर रहा था कारगिल में भारत ने 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, साथ ही साथ बहुत सारे जनधन की हानि हुई, सेना के बहुत सारे सैनिकों को मौत हुई थी। तो बेसिकली युद्ध किसी भी तरह से भी अगर आप देखेंगे नुकसान ही पहुँचाता है, चाहे जीतने वाले को, चाहे हारने वाले को। तो इस संबंध में यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में आर्टिकल आया था। अगर स्थायी समाधान की बात करते हैं, स्थायी समाधान से बेसिकली अगर आप देखें, बात ये है कि इसका राजनीतिक समाधान अपनाने की आवश्यकता है। बेसिकली अगर आप आगे की राह देखें तो राजनीतिक, सामाजिक सब समाधान अपनाने की आवश्यकता है, चाहे ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो, है ना? साथ ही साथ अगर देखें सरकारों को मध्य बेहतर समन्वय हो, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इसमें दबाव की रणनीति अपनाना चाहिए।
चाहे अंतर्राष्ट्रीय पर देखें जो स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य हैं, जनरल असेंबली में कानून पारित करवाना हो, भारत ने हाल में पहल की है। जैसे भारत के जो सांसद हैं और जो भारत के मिनिस्टर्स हैं, उनको विभिन्न देशों में भेजा जाएगा और जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं, उनको उससे अवगत कराया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का जो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो परसेप्शन बना हुआ है, उसको यहाँ पर सामने लाया जा सके। तो इस संबंध में बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल था, जिसे हमने यहाँ पर देखा। आज के आर्टिकल फिलहाल इतने ही, तब तक के लिए धन्यवाद।